आपकी बातों से तो लगता है कि अच्छे ही लोग हैं। सही कहा, वो वकील साहब भी यही बोल रहे थे, बड़े अच्छे लोग हैं। हमारी लाडली ज्योति वहाँ बहुत खुश रहेगी, बिल्कुल समुद्र की रानी बनाकर रखेंगे वो उसे। माँ बाबा लीजिए चाय। क्या बात है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस तेरे बाबा तेरे लिए रिश्ता बता रहे थे। हाँ दीदी, बाबा के साथ ना मैं भी वकील साहब के घर ही था जब ये सब बात हुई थी। पता है, आपके लिए समुद्र में से रिश्ता आया है। सुना है आपके लिए रिश्ता भेजने वाले समुद्र के पास रहते हैं। अरे वाह, समुद्र के पास, ठंडी ठंडी हवा, ऐसे में सनसेट में तो हमेशा से ये नजारा देखना चाहती थी मैं। माँ बाबा, तो आपने उन्हें क्या जवाब दिया? क्या जवाब देते, हमें तो लड़का पसंद आ गया है। अब तो बस हम अपनी गुड़िया रानी को विदा करने की तैयारी करेंगे। किशोर की बात सुनकर ज्योति इमोशनल हो गई। ज्योति का परिवार गरीब था और जिस जगह से उसके लिए रिश्ता आया था वो लोग वहां से काफी दूर रहते थे, इसलिए ज्योति के परिवार वाले एक बार भी आंखों से जाकर अपनी बेटी का होने वाला ससुराल नहीं देख पाए। देखते ही देखते दिन गुजर गए और ज्योति की शादी का दिन आ गया, जहां घर से लाडली बेटी की विदाई हो रही थी। माँ बाबा, मैं आप लोगों को बहुत याद करूंगी। सदा खुश रहना दीदी, हम लोग भी आपके समुद्र के घर में जरूर आएंगे। आखिरी बार अपने परिवार से विदाई लेकर ज्योति अपने ससुराल आ गई। उसने अपने ससुराल के बहुत से ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। गाड़ी चलते चलते एक समुद्र के किनारे पर रुक गई, जहाँ एक बड़ा सा होटल बना हुआ था। अरे वाह, कितना अच्छा और बड़ा घर है। क्या ये आपका है? क्या कहा भाभी, ये घर नहीं होटल है। जानती है, यहाँ की एक दिन रहने की बुकिंग ही 16,000 रुपए है। हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर तो आगे है। विनीता ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पानी में एक छोटी सी किश्ती तैरते हुए आई। चलिए भाभी, चलते हैं, इस किश्ती से ही हम अपने घर जा पाएंगे। ज्योति के कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो किश्ती में बैठ गई और कश्ती उन्हें आगे पानी में चलते हुए एक टापू पर लेकर पहुंची। वो टापू बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन समुद्र में था। पूरा टापू एक घने जंगल जैसा था, जो सुंदर नहीं काफी डरावना लग रहा था। और वहां पर ज्योति का ससुराल था, जो बस एक घर के नाम पर लकड़ी की छोटी सी कमजोर सी कुटिया थी। ये मेरा ससुराल है? मैंने तो क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल बंजर सी जगह है। समुद्र के बीचों बीच में तो आदिवासियों में भी आ गई हूँ मैं। कहाँ खो गई बहू, अंदर आ मेरी बच्ची। जी। ज्योति को वो जगह नाम को भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन न चाहते हुए भी अब उसे वहां गुजारा करना पड़ता, क्योंकि वो उस घर की बहू बन चुकी थी। ज्योति ने खामोशी से अपने गृह प्रवेश की रस्म कर ली और फिर वो खामोशी से ही अपने कमरे में चली गई, जो काफी छोटा सा लकड़ियों का ही बना हुआ था। अभी वो बैठी हुई थी कि तभी उसके कमरे में उसकी नंद आई। ये लो भाभी, कुछ खा पी लो, आप तो भूखी होंगी ना, माँ ने भिजवाया है। क्या बात है भाभी, आप कुछ उदास लग रही हो? कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही थी। घर की याद? भाभी, ये भी आपका घर ही है। जानती हो, लखन भाई की शादी की खबर सुनकर पूरे टापू के लोग खुश हो गए थे। आप सिर्फ इस घर की नहीं, पूरे टापू की बहू और बेटी हो भाभी। सही कहा, इस उजाड़ जगह की, जहाँ मुझे अपनी बर्बादी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ज्योति ने इतनी कड़वी सी बात बोल दी, लेकिन सुनीता या विनीता ने उसे कोई कड़वा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उसे समझाते हुए बोली, भाभी, हम जानते हैं ये जगह आपको अपने मायके के आगे उजाड़ लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए, घर, जगह, हर चीज में खूबसूरती, प्यार और रिश्तों से बनती है। ये सब तो बस इंसान की जरूरत है। आप देखना, यहाँ रहकर आपको समझ आएगा कि प्यार से रिश्ते किस तरह बनते हैं और कैसे खंडरों में बहारें आती हैं। सुनीता ऐसे बोलकर आ गई। ज्योति का मूड खराब ही था। उसने अपने मुंह से तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन उसने घर के हर काम को गुस्से से ही किया। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई थी, जहां उसे बाहर आकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा। चल पिचा, क्यों मेरा पागल बना दिया है? अरे बहुत ज्यादा गुस्सा ना कर, आजा मैं तुझे चूल्हा जलाना बताती हूँ। आप कौन है? मैं यही इस टापू पर रहने वाली हूँ, तुम पड़ोसन बुला सकती हो। देखो, ये टापू की लकड़ी है, ये ऐसे नहीं जलेगी, इसमें हल्की हल्की फूंक मारी जाती है। और ये जल गई? जल गई। पता नहीं मुझे ही क्यों इस टापू पर फंसना था। बेटा, ये जगह कोई कैद नहीं है, लेकिन हाँ, जिंदगी का हर मोड़ कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही जाता है। मैं चलती हूँ। ज्योति ऐसे ही उस टापू को कुछ भी बोल देती थी, लेकिन कभी भी कोई उसे पलटकर जवाब नहीं देता था। ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 महीना होने को आया था। ज्योति को वहां हर काम करने में दिक्कत होती थी।
जैसे वो बर्तन धोती तो उसके बर्तन पानी में बह जाते, कपड़े धोती तो मछलियों का डर लगा रहता, और साथ ही जब वो कपड़े सुखाती तो टापू के बंदर उसे परेशान करते थे। छोड़ दे बंदर, मेरी नई साड़ी है। अरे अरे बहू, ले जाने दे इस बदमाश को। यहाँ के बंदरों से पंगा मत लेना बहू, बहुत खराब है। तू अंदर आ। हाँ, ऐसी ही जगह ससुराल मिलने को था मुझे, जहाँ इंसान और जानवर में फर्क ही नहीं है। कर ले, तू गुस्सा कर ले, वैसे भी तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन बहू हम सभी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे यहाँ के जंगली जानवरों से पंगे मत लिया कर, मुझे डर लगता है। एक साड़ी के लिए तू बंदर से लड़ रही थी, अगर वो तुझे कुछ कर देता तो मैं खुद को कभी माफ ही नहीं कर पाती। ज्योति के इतना कड़वा बोलने पर भी उसकी सास को उसी की चिंता थी। ये बात ज्योति को आज महसूस हुई। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो गलत कर रही थी, और आगे से उसने फिर कभी ऐसे न करने की कसम खाई। उसने सभी से माफी मांगने का भी एक प्लान बनाया। आज शाम तो मैं सभी की पसंद का खाना बनाऊंगी और सभी से माफी भी मांगूंगी। ज्योति ने जैसा बोला था वैसा ही किया। उसने सभी को उनकी पसंद का खाना बना कर दिया। भाई क्या बात है, आज तो खाना कुछ अलग अलग सा लग रहा है। जी पापा, आज मैंने सभी की मनपसंद चीजें बनाई है। वो मुझे आप सबसे कुछ कहना था। माँ, बाबा और बाकी सब माना कि मैंने पहले रूखा बर्ताव किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ जगह वो अच्छी नहीं होती जहाँ घर अच्छा हो। जगह वो अच्छी होती है जहाँ लोग अच्छे हों, जहाँ दिल लग जाए। उस जगह का नाम घर है, फिर चाहे वो आसमान की चादर और जमीन का बिस्तर ही क्यों ना हो। क्या बात है बहू रानी, लगता है दिल लगना शुरू हो गया है। चलो अच्छी बात है। मैं जानती थी कि मेरी बहू एक दिन हमारे प्यार को भी समझ ही जाएगी। बहू अब तू ज्यादा मत सोच, आजा सभी के साथ बैठकर खाना खा ले। शांति ने ज्योति को अपने पास बिठाया और उसे खाना खिलाया। आज के दिन सभी बहुत ज्यादा खुश थे। ज्योति खाना खाकर अपने घर वालों से बोली, माँ, बाबा, मैंने इस जगह को तो अपना लिया है, लेकिन मैं इस घर में अपने हिसाब से थोड़े बदलाव करना चाहती हूँ। बहुत वक्त हो गया इस खंडर सी कुटिया में रहते हुए। अगर आपकी इजाजत हो तो इस टाबू को ही घास और लकड़ी की मदद से क्या हम इसी घर को सजाएं? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इस घर को सजाएंगे किस तरह? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। लखन जी और राहुल जी, आप दोनों को यहाँ से लकड़ी लेकर थोड़ा सा फर्नीचर बनाना होगा। ज्योति ने सभी को उनका काम समझा दिया। सभी उसकी बात सुनकर उत्सुक हो उठे और अगले ही दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। ज्योति ने सभी को गाइड किया और उन्होंने लकड़ी से अपनी कुटिया को और मजबूत किया, जिस पर ज्योति ने घास लगाई। लखन और राहुल ने भी लकड़ी से फर्नीचर बनाया, जिसको ज्योति ने घास से ही सजाया, और लगभग 4 दिनों के अंदर उनका घास का घर, घास का फर्नीचर और छोटा सा घर के बाहर घास का यॉट तैयार हो गया, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। अरे वाह, अति उत्तम। बहू दोनों तो इस बंजर टापू को जिंदगी देती है। शुक्रिया। अगर तू बुरा न माने तो क्या हम भी अपने घरों को ऐसे ही सजा लें? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। आप भी अपने घरों को सजाइए, फिर सिर्फ हमारा ही नहीं, ये टापू भी रंगीन हो जाएगा। शांति की बात सुनकर वो औरत भी खुश हो गई और टापू पर जितने भी घर थे उन सभी को उनमें रहने वालों ने ऐसे ही घास से सजा दिया। वो टापू देखने से इतने ज्यादा सुंदर लग रहा था जैसे कि वो किसी परी की दुनिया हो, और टापू में बदलाव आते ही वो मशहूर भी हो गया। अब लोग जहाजों से उसे देखने के लिए आते थे, और साथ ही उससे भी ये फायदा हुआ कि जो भी लोग टापू पर रहते थे उन्हें रोजगार मिल गया। और एक रोज ज्योति के घर वाले उससे मिलने आए। आइए समधन जी। हाय हाय, नजर न लगे मेरी बच्ची के घर को। ये तो उससे भी अच्छी जगह है जो हमने सोची थी। ज्योति बेटा, तेरा ससुराल तो समुद्र में घास का ससुराल है। शुक्रिया माँ, सारी रौनक आपकी फुलवारी से ही हुई है समधन जी। अपनी सास की बात सुनकर ज्योति मुस्कुराने लगी। कल तक जो टापू बंजर था, अब वहां हर वक्त रौनक रहती थी। वहां के लोग अच्छे खाते पीते और पहनते थे, और सब कुछ अब ठीक हो चुका था।